guys, welcome back to my channel Bansal Biology. In today's video we are going to learn about N-glycosylation. ये एक्चुअल में N-glycosylation का पार्ट 2 है. इससे रिलेटेड जो पार्ट 1 वीडियो है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है. ये उसका कंटिन्यूएशन में ही पार्ट 2 है. हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक प्रोटीन की चेन पे हमने 14 शुगर की चेन जो है वो अटैच कर दी है. उसके भी एस्पैराजिन जो अमाइनो एसिड है प्रोटीन का उस पर स्पेसिफिकली हमने ऐड की है. तो अब उस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कैसे होता है, अगर वो प्रोटीन ठीक से फोल्ड नहीं हुआ तो उसका क्या किया जाता है, और अगर वो ठीक से फोल्डेड हो गया तो उसका क्या किया जाएगा, हम इस वीडियो में देखेंगे. तो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में जो देख लिया था कि एक प्रोटीन प्रेजेंट है, उस प्रोटीन की जो एस्पैराजिन अमाइनो एसिड है उस पर आके अटैच हुए हैं एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन के टोटल 2 शुगर्स, मैनोज के टोटल 9 शुगर एंड ग्लूकोज के टोटल 3 शुगर्स. यहाँ पर ऐसे आ चुके हैं. अब इस प्रोटीन की धीरे धीरे फोल्डिंग शुरू होगी, लेकिन इस फोल्डिंग में थोड़ा टाइम लगेगा. ये फोल्डिंग होने में, प्रॉपरली होने में इट विल टेक टाइम. तो यहाँ पर हमें इस प्रोटीन को होल्ड करके रखना है ताकि ये प्रोटीन जो है आगे ना पहुँच जाए, गॉल्जी के पास ना पहुँच जाए या इसकी मिस फोल्डिंग ना हो जाए. तो यहाँ पर 2 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम होता है कार्ल नेक्सिन एंड कार्ल रेटिक्यूलिन. ये 2 प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक्चुअल में चैपेरोन प्रोटीन है, और इनका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि इनको कैल्शियम चाहिए होता है. इनको इस बाइंडिंग के लिए कैल्शियम चाहिए. ये एक्चुअल में लेक्टिन है. लेक्टिन यानी कि ऐसे प्रोटीन जो कि बाइंड कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन. यहाँ पर सिर्फ दिक्कत क्या आएगी, सिर्फ दिक्कत इतनी सी आएगी कि कार्ल नेक्सिन और कार्ल रेटिक्यूलिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बाइंड हो पाएंगे. तो हमें जो यहाँ पे 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इनका रिमूवल करना पड़ेगा. तो इनके रिमूवल करने के लिए यहाँ पर एंजाइम आते हैं ग्लूकोसाइडेज. यहाँ पर एंजाइम आते हैं ग्लूकोसाइडेज. 2 जो ग्लूकोज है उसको रिमूव कर देगा. तो अब जो हमारे पास सीक्वेंस बचेगा वो कुछ इस तरीके से होगा. यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन के रहेंगे, मैनोज के फिलहाल 9 रहेंगे और ग्लूकोज के सिर्फ और सिर्फ एक ही रह जाएगा. इस ग्लूकोज से आके बाइंड हो चुका है कार्ल नेक्सिन एंड कार्ल रेटिक्यूलिन. इन्होंने इसको होल्ड करके रखा है एज लॉन्ग एज जब तक प्रॉपरली प्रोटीन की फोल्डिंग नहीं हो जाए. यहाँ पर जैसे ही अगर इस ग्लूकोज का रिमूवल हो गया यानी कि प्रोटीन फोल्डिंग बहुत अच्छे से हो गई है, तो ऐसा चलता रहेगा कि इस ग्लूकोज की मॉलिक्यूल की रिमूवल हो जाएगा देखने के लिए कि प्रोटीन फोल्डिंग अच्छे से हुई है क्या. अगर प्रोटीन फोल्डिंग अच्छे से नहीं हुई है तो हमें वंस अगेन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अटैच करना पड़ेगा. तो यहाँ पर फिर से ग्लूकोसाइडेज आएगा, रिमूव कर दिया जाएगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल को. कार्ल रेटिक्यूलिन और कार्ल नेक्सिन हट जाएंगे. पर फिर से अगर पता चला कि प्रोटीन की फोल्डिंग अच्छे से नहीं हुई तो फिर से हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच करना पड़ेगा, और ये काम होता है ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज का. ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज कंटिन्यूसली फिर से ऐड करता रहेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सो दैट प्रॉपरली टाइम मिल सके इस प्रोटीन को बाइंड होने, फोल्ड होने के लिए इस प्रोटीन को पूरे अच्छे से टाइम मिल सके. यहाँ पर एक और एंजाइम आता है जो कि काफ़ी स्लो एंजाइम है जिसका नाम होता है मैनोसाइडेज. मैनोसाइडेज जो एंजाइम है वो एक मैनोज ग्रुप को रिमूव कर देता है. और अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर प्रॉपर फोल्डिंग हो चुकी है तो ग्लूकोज को रिमूव कर दिया जाएगा और उसके बाद एक मैनोज को रिमूव कर दिया जाएगा. यानी कि कार्ल नेक्सिन, कार्ल रेटिक्यूलिन सब हट चुके हैं, प्रॉपर फोल्डिंग हो चुकी है. तो उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन आएगी, ये प्रोटीन है, इसके साथ ऐसे 2 मॉलिक्यूल अटैच है और मैनोज के 8 मॉलिक्यूल अटैच है. इस कंडीशन में अगर प्रॉपरली फोल्डेड है, प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन है तो इसका आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. इसको जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा गॉल्जी में. लेकिन अगर यहाँ पर अभी भी ठीक से फोल्डिंग नहीं हुई है, और बहुत बार हमने ये साइकिल दोहरा दी लेकिन फिर भी प्रॉपरली अगर फोल्डिंग नहीं हुई है तो फाइनली इस प्रोटीन का डिग्रेडेशन करना पड़ेगा.
और इस प्रोटीन का जो डिग्रेडेशन है वो वंस अगेन साइटोप्लाज्म में ही होगा। इसका जो डिग्रेडेशन है वो वंस अगेन साइटोप्लाज्म में होगा। तो हमें एक एक करके मेनोसाइडेज आएगा, एक एक करके मेनोसाइडेज आएगा और वो एक एक करके हटाता जाएगा, मेनोज को हटा जाएगा अनटिल एंड अनलेस जब तक सिर्फ और सिर्फ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन रह जाता है यहाँ पर इसके साथ। अब इस प्रोटीन का हमें करना है डिग्रेडेशन, क्योंकि ये प्रॉपरली फोल्ड हो नहीं रहा है। अगर ये आगे गया तो हमारी बॉडी में ये जो है एक्यूमुलेट हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा मिसफोल्डेड प्रोटीन्स अगर आ गए हमारी बॉडी में और वो हमारी बॉडी को डैमेज कॉज कर सकते हैं, तो हमें इसको डिग्रेड करना पड़ेगा। डिग्रेड करने के लिए इसको हमें साइटोप्लाज्म में लेकर जाना है। तो साइटोप्लाज्म के लिए यहाँ पर ये जो ER की मेम्ब्रेन है इसके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा जो कि इसका ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा ER से साइटोसोल में। यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसका नाम है प्रोटीन ट्रांसलोकेटर कॉम्प्लेक्स। ये जो प्रोटीन ट्रांसलोकेटर कॉम्प्लेक्स है ये इस मिसफोल्डेड प्रोटीन को यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर देगा बाहर की तरफ। यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स की स्पेशलिटी ये भी है कि इसके पास एक और एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, दैट इज E3 यूबीक्विटिन लाइगेज एक्टिविटी। ये लाइगेज एक्टिविटी क्या कर सकती है, ये जो प्रोटीन आ रहा है इस प्रोटीन पे मल्टीपल पॉलीयूबिक्विटिन को ऐड करवा सकता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये पॉलीयूबिक्विटिन को ऐड करवा देगा जिसकी वजह से डिग्रेडेशन करना और इजी हो जाएगा इस प्रोटीन का। यहाँ पे ये जो E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है इस प्रोटीन पे बहुत सारे यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल को अटैच कर देगा जिसकी वजह से इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। प्लस यहाँ पर और क्या हुआ, इसने ये पॉलीयूबिक्विटिन ग्रुप्स को ऐड कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल आएगा जो कि हेक्सामेरिक मॉलिक्यूल होता है। 6 सब यूनिट्स का बना हुआ मॉलिक्यूल है जिसका नाम होता है AAATPase। AAATPase ये AAATPase क्या करेगा, ये ATP को ब्रेक डाउन करेगा। इट विल ब्रेक ATP इंटू ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ATP को ब्रेक करेगा जिसकी वजह से एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलने की वजह से ये जो प्रोटीन है इसको पुल कर पाएगा। जैसे हमने पहले वीडियो में भी देखा था, तो ATP को यूज करने की वजह से ये पुल करेगा। पुल करने की वजह से ये जो पूरा प्रोटीन है ये आ जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। वंस ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया, एक बार इसने एंटर कर लिया है साइटोप्लाज्म में, तो यहाँ पर जो ये N ग्लाइकन की चेन प्रेजेंट है इसका हमें रिमूवल करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक एंजाइम आएगा जिसका नाम होता है N ग्लाइकनेज। ये जो एंजाइम है ये रिमूव करवा देगा इसको। यहाँ पर ये N ग्लाइकन की चेन का भी रिमूवल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास एक प्रोटीन बच जाएगा जिसका डिग्रेडेशन हो जाएगा प्रोटियोजोम में। प्रोटियोजोम में इसका हो गया डिग्रेडेशन। थोड़ा सा क्लमजी हो गया ये, आई नो, लेकिन फिर भी इस तरीके से इस प्रोटीन का प्रोटियोजोम में डिग्रेडेशन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं लास्ट स्टेप देखूँ तो ऐसे एक प्रोटियोजोम आएगा साइटोप्लाज्म में जो इस प्रोटीन का छोटे छोटे टुकड़ों में डिग्रेडेशन कर देगा, प्रोटियोजोम। सो इस तरीके से या तो उसको गोल्जी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, वेसिकल बनेगी, यहाँ से एक न्यू वेसिकल बनेगी और उसको गोल्जी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा इस प्रोटीन को। नहीं तो फिर ये पूरी जितनी भी मेहनत की थी सेल ने पूरी वेस्ट गई और प्रोटियोजोम में जाके डिग्रेड हो गया, अगर प्रॉपरली कोई प्रोटीन फोल्ड नहीं हो पा रहा है। अगर मिसफोल्डेड प्रोटीन को आपने आगे ट्रांसफ़र कर दिया तो वो आपकी हमारी बॉडी में दिक्कत क्रिएट करेगा। सो इस तरीके से एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन का जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट होता है। इन द अपकमिंग वीडियोस हम प्रोटीन टारगेटिंग के बारे में और पढ़ेंगे। So guys, thank you so much for watching the video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye bye.